गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी के टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्ड। वर्ड को अक्षर कहते हैं और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। हमने कल पढ़ा था हिंदी की उत्पत्ति, कितने संविधान संशोधन हुए, कितनी भाषाएं थी, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ड किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई को वर्ड कहते हैं। वर्ड के बाद आती है हमारी ध्वनि। तो वर्डों के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद आता है हमारा अक्षर। तो वर्डों के लिखित रूप को अक्षर कहते हैं, मतलब जिन वर्डों का विनाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण में लेते हैं अ, ई, उ, ये सभी हमारे अक्षर में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्णमाला। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में पूरे 52 वर्ण होते हैं। अ से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक नहीं, अ से ज्ञ तक पूरे 52 वर्ण होते हैं। और कैसे पूरे मतलब 52 वर्ण होते हैं मैं ये आपको बताऊंगी। स्वर, व्यंजन, ये सब मिला के इसमें कौन कौन से होते हैं कि पूरे 52 वर्ण आते हैं। उसके बाद आता है हमारा शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राजन, नमन, सावन। उसके बाद आता है हमारा पद। तो जब किसी शब्द में कोई कारक चिन्ह आता है तो वो पद कहलाता है। कारक चिन्ह मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमारा कारक चिन्ह हुआ। तो किसी शब्द के पीछे अगर कारक चिन्ह लग जाता है तो वो हमारा पद कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है वाक्य। तो पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब पदों के व्यवस्थित समूह, जो हमारा पहले मेरा शब्द मिला, फिर कारक चिन्ह उसमें लगा, फिर एक पूरा वाक्य बना, मतलब सार्थक वाक्य बना जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे यहाँ हमने लिया है अमन ने घर को बनाया, तो शब्द को भी जोड़ा है, कारक चिन्ह को भी जोड़ा है, फिर मेरा एक पूरा वाक्य बना है ये। उसके बाद आती है हमारी बोली। तो बोली, जब कोई वाक्यों को बोल चाल का माध्यम बना लिया जाता है उसे बोली कहते हैं। बोली के बाद आती है हमारी उपभाषा। तो उपभाषा जब किसी बोली को लिखने में प्रयोग किया जाता है तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे मैंने वाक्य बताया, अमन ने अपने घर को बनाया, शब्द जोड़ा, पद जोड़ा, फिर वाक्य बना, और उसको सार्थक बनाने के बाद हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब पूरे पद, शब्द, वाक्य को मिला करके बोल रहे हैं, तो वो हमारी एक उपभाषा हो गई। उपभाषा के बाद आती है हमारा भाषा। तो जब किसी बोली या उपभाषा को व्याकरणिक नियमों से परिपूर्ण कर दिया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब उसका सार्थक अर्थ निकलने लगता है तो हम यूज़ करने लगते हैं अपनी भाषा में, मतलब दैनिक जीवन में जो बोलते हैं उसमें प्रयोग करने लगे तो हमारा एक उसका सही अर्थ निकलता है, तो हमारे जैसे वो भाषा में आ जाएगा हमारे। ये मेरा मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। मॉरिशस देश है, वहाँ की जनसंख्या हिंदी को ज़्यादा भाषा में बोलती है, लिखती है और समझती है। हमारा भाषा के बाद आता है राजभाषा। राजभाषा के बाद आता है राष्ट्रभाषा। तो मैंने ये नोट नहीं किया है इसमें, राजभाषा और राष्ट्रभाषा मैं बता दे रही हूँ आपको कि भाषा के बाद आ जाएगा मेरा राजभाषा। तो राजभाषा मेरा, जैसे जब किसी भाषा को सरकार अपने मतलब राजकाज चलाने में प्रयुक्त करती है उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा को हम दरबारी भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं राजभाषा को। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा जिस भाषा को उस देश की, मतलब जिस देश की वो भाषा है, उस देश की अधिकतर जनसंख्या उसको बोलती है, समझती है, एक दूसरे से संप्रेषण में मतलब इस्तेमाल करती है, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा को जैसे हम संपर्क की भाषा भी कह सकते हैं। और जैसे वो पूछता है कि राजभाषा संवैधानिक भाषा है या व्यवहारिक, तो हमारी जो राजभाषा होती है वे संवैधानिक भाषा होती है और जो राष्ट्रभाषा होती है वो हमारी व्यवहारिक भाषा होती है। जैसे राजभाषा मानने की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक, लेकिन राष्ट्रभाषा में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रभाषा को मानने की बाध्यता है, लेकिन राजभाषा मानने की बाध्यता है, जबकि राष्ट्रभाषा में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा राजभाषा जैसे कहीं की भी हो सकती है, किंतु राष्ट्रभाषा सिर्फ उसी देश की होगी। राष्ट्रभाषा मेरी उसी देश की होगी। उसके बाद मेरा ये टॉपिक शुरू होगा वर्णमाला।
वर्णमाला में कल मैं आपको बताऊंगी कि स्वर, व्यंजन, उसके भेद। आज तो बस इतना पढ़ लेते हैं कि इसमें 52 वर्ड होते हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। कल मैं बताऊंगी कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। कल मैं आपको ये बताऊंगी इसके भेद को, स्वर के भेद पहले, फिर उसके बाद व्यंजन के भेद के। कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और कोई भी गलती हुई हो, उसमें कुछ भी गलत हो, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।